प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मोहम्मद मालिक साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज का प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, बल्कि इनफैक्ट अगले दोनों दिन का प्रोग्राम वो प्रेजेंट नहीं करेंगे और उनकी अदम मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो अगले तीनों प्रोग्राम मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं पहले तारुफ करवाता हूँ और फिर वो मौज़ूआत जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। और मुबशर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। एक बड़ी सियासी गहमा गहमी इस वक्त हो रही है। हम कुछ अर्सा पहले तक ये सोच रहे थे कि इलेक्शन से पहले जो सियासी गहमा गहमी थी कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, मामला बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, हमारे शोज़ ठंडे हो जाएंगे, बड़ा एक नॉर्मल सी एक लाइफ चल रही होगी कम से कम अगले 2-3 साल तक। लेकिन इसके फ़ौरन बाद यानी पिछले 2-3 महीनों से ख़ास तौर पर और पिछले चंद हफ्तों में तो ख़ास तौर पर ये जो माहौल बना हुआ है सियासी, शायद हुकूमत के क़याम के पहले ही साल में इतनी गर्मा गर्मी माजी में देखने में नहीं आई। तो अब यहाँ तक बात होने लगी है कि हम हुकूमत गिरा देंगे पीपल्स पार्टी के सिंध में, या एक और मुतालबा ये हो रहा है कि जी वज़ीर आला सिंध रिज़ाइन कर दें। और तीसरी आवाज़ हलीम आदिल शेख साहब की ये आ गई कि जी तहरीक इंसाफ यहाँ पर अपनी हुकूमत बना लेगी, उनके साथ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं। तो ये सब क्या होने जा रहा है? कुछ लोग गवर्नर राज की बात करने लगे हैं, कुछ तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं कि जी अब तहरीक चलेगी। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली हो जाएगी। तो असल में क्या हो रहा है, दावे क्या हैं, मुमकिनात में से क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें हम तीनों सीनियर तज्ज़ियाकारों के ज़रिए से आपके इल्म में लाएंगे कि क्या हो रहा है। पहले मैं आरिफ चौधरी साहब आपकी तरफ आते हुए, ये जो फवाद चौधरी साहब ने एक बात की कि गिरफ्तारी जरदारी साहब की अमल में आ सकती है, 31 तारीख को सवाल किया गया कि 31 तक गिरफ्तारी हो सकती है, उन्होंने कहा इंशाल्लाह। ये ज़रा कुछ समझाएंगे गिरफ्तारी कैसे, किस कानूनी रास्ते को इख्तियार करते हुए गिरफ्तारी अमल में आएगी? क्योंकि जो JIT की रिपोर्ट आई है उसकी रोशनी में तो रेफरेंस फाइल हो सकते हैं, मामला ट्रायल कोर्ट में जा सकता है, वहाँ पर ट्रायल होगा, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर गिरफ्तारी अमल में हो सकती है। JIT रिपोर्ट की रोशनी में तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर उनकी गिरफ्तारी का कोई इम्कान है तो कानूनी रास्ता क्या होगा उसके लिए? देखिए जी, ये किसी की ख्वाहिश पर तो ऐसा होगा नहीं। ये दोनों अतराफ़ जो है आपस में उनका एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत है कि वो नफ़रत यानी तो वहाँ उसके सामने बिल्कुल शर्मसार ही हो रही है। यानी ये बात मैं नहीं समझता कि उस दिन जब वो आएंगे तो फौरी तौर पर उन्हें कहा जाएगा कि लो जी ये गिरफ़्तार कर लो, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि चूँकि केसेस जो हैं JIT की रिपोर्ट है, उसके बाद उन्हें जवाब मांगा गया है। वो टाइम भी ले सकते हैं, जवाब भी दाखिल कर सकते हैं, फिर जवाब को पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर और भी तारीखें मुकर्रर होगी। और ये नहीं मैं समझता, या अगर तारीख नहीं भी होती तो इतना बड़ी तेज़ी से भी अगर कुछ होना हो तो रेफरेंस फ़ाइल हो सकते हैं। और रेफरेंस के फ़ाइल होने के बाद सारा प्रोसेस जो है वो उसी तरह चलेगा जिस तरह पहले पनामा वाले केस में चला। और उसमें एक लार्जर बेंच जो है वो बैठ के उनके दूसरे पहलुओं पर जो है आईनी पहलुओं पर भी गौर कर सकता है, इन सारे इल्ज़ामात के ऊपर, और फिर वो अपना फ़ैसला दे सकता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि इतनी तेज़ी से कोई ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली जितनी ये तेज़ी पैदा की जा रही है या बताई जा रही है। अदरवाइज़ भी मैं समझता हूँ कि हिकमत अमली के भी ये बात ख़िलाफ़ है कि इस तरह की फ़िज़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा काम कर रही है जो आज तक किसी ने नहीं किया था, और वो मैं समझता हूँ कि इस तरह की फ़िज़ा पैदा करना, इसे हिजानी कैफियत कहते हैं कि यूँ जी यानी आप किसी को ये कहते हैं कि जी आप तो पकड़े जा रहे हैं, आप कल को ये हो रहा है। भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है और दुश्मनी की फ़िज़ा जो है, मुखासमत की फ़िज़ा वो ज़्यादा बढ़ सकती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ख़ास तौर पे हुकूमत को अपनी यानी क्या वो कहते हैं कि अपना हिसाब से चलना चाहिए, और उन्हें इस तरह बहुत ज़्यादा कोशिश यानी इस तरह की चीज़ों को अपने क्रेडिट में लेने की बजाय उस प्रोसेस को जो साफ और शफाफ अंदाज में चल रहा है उसे चलने दे, और अपने गैस इस तरह के जी हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर मामला नैब में है तो नैब में चलने दें, खामोशी से बैठे, और खास तौर पे हुकूमत में अगर होगा तो उसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा मुबशर जैसा साहब, एक तो ये जब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी मुराद अली शाह रिजाइन कर दें तो ये एक बात है। दूसरी जब दूसरी आवाज़ आती है
कि जी हम सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल एक और बात है। लेकिन जब हलीम आदिल शेख साहब ये कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, तो फौरी तौर पर मैंने जब ये बयान सुना तो मुझे फौरी तौर पर मेरा ध्यान गया वो जो सनाउल्लाह जहरी साहब को रिप्लेस किया था अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब ने, और फिर जिस तरीके कार के तहत हुआ, ये क्या ये वाकई होने जा रहा है या ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं बस जो पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं, या वाकई इस पर सीरियसली काम हो रहा है सिंध में? देखिए, मेरे ख्याल में आरिफ चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी एक पेस सेट कर दी है कि अफरा तफरी की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और यहाँ जो है अब खुरम शेख जमान हो गए या जैसे आपने बताया हलीम आदिल शेख हो गए, वो पीटीआई के हैं, वो बात कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुझे फौरी को खतरा लग रहा है सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इस हुकूमत की जितनी मेजॉरिटी है तो मेरे ख्याल में इसमें से आधे टूटेंगे तो फिर पीटीआई की हुकूमत बन सकती है, जो कि मुमकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक्सट्रीम स्टेप की भी बात हो रही है कि गवर्नर राज, वो भी मेरे ख्याल में इस वक्त किसी के मफाद में नहीं है। मुराद अली शाह अपना वर्जन दे चुके हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे तो एक दफा भी जेआईटी ने ना ही बुलाया, ना ही मुझसे व्यू मांगा और मेरा नाम उसमें लिख दिया। तो अभी तो लीगल प्रोसेस आगे चलेगा। जैसे आपने खुद कहा कि गिरफ्तारी किस तरह होगी, तो गिरफ्तारी उस स्टेज पे होती है जब केस फाइनल हो चुका, प्रिपेयर हो चुका होता है, या तो नैब उसका रेफरेंस बना ले और उसमें गिरफ्तारी फिर बाद में करे। लेकिन वो इफ्स एंड बट्स, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स राइट नाउ। तो देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अब क्या हुक्म देती है, क्योंकि जेआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो सबके सामने आ गई हैं और खासी डैमिंग किस्म की फाइंडिंग्स हैं, डैमेजिंग भी हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए। मगर जो कुछ अब तय करेगा, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उससे पहले अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी हो जाए या हुकूमत बदल जाए या गवर्नर राज आ जाए, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो 172 लोगों को ईसीएल में डाल देना, ये आपके ख्याल में सनसनी फैलाने की कोशिश है, अपोजिशन को दबाव में लाने की कोशिश है, या बिल्कुल वही कानूनी रास्ता है और वाकई करप्शन के खात्मे के लिए और एहतसाब के लिए हुकूमत इतनी संजीदा है कि वो समझती है कि अगर ये ना किया गया तो वो जो वादा और दावा उन्होंने कर रखा है वो अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकता, यानी ये लोग भाग जाएंगे या इनमें से कुछ भाग जाएंगे जिसकी वजह से केस अंजाम को नहीं पहुंचेगा? आपको ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दिख रही है या वाकई जो एहतसाब का नारा पीटीआई ने लगाया हुआ है उसको अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत संजीदा कोशिश दिख रही है? आप इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं 172 लोगों को ईसीएल में डालने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, नंबर एक तो मैं इसको इमेच्योर गुफ्तगू समझ रहा हूँ जो फवाद चौधरी और दीगर लोग कह रहे हैं। देखें, गिरफ्तारियाँ किसी की ख्वाहिश पर, जिद पर या मुखालफत पर नहीं होती, आइन और कानून के मुताबिक होती है। यकीनन जेआईटी के जो फाइंडिंग आई है उसमें इंकशाफत इस कदर है कि जो होश रुबा है, क्योंकि उसमें कुछ खासा मैंने भी उसको स्टडी किया है। लेकिन उसके तरीके, गिरफ्तारी का तरीकाकार होता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जेआईटी रिपोर्ट के बाद हाँ ये ऑर्डर ज़रूर कर सकती है कि एफआईए को फौरी तौर पर के मनी लॉन्ड्रिंग अगर बनती है तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। एफआईए का तरीकाकार ये होता है कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बाद में मुकदमा दर्ज करते हैं। जेआईटी रिपोर्ट में उन्हें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसमें एफआईए का सरबराह था। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज साहबान एफआईए को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म करती है या नैब को केस भेज देती है। मेरी नज़र में तो वैसे भी जो एहतसाब फिलहाल हो रहा है वो क्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा, हरगिज़ नहीं कह रहा कि आसफ जरदारी सब बेगुनाह है, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम आज पहली बात नहीं, कल की बात नहीं, शुरू से ही उन पर करप्शन के एलिगेशन हैं। जो इंकशाफात जेआईटी के आए हैं वो तकरीबन तमाम तर उसकी कड़ियाँ मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब के पास जाती हैं। लेकिन ये भी नामुनासिब बात है कि आप मुराद अली शाह साहब रिज़ाइन दे दें। भाई क्यों दे दें? खुद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ भी तो इंक्वायरी चल रही है ना नैब की, क्या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया? क्या जेआईटी वो पीटीआई के कुछ लोगों के खिलाफ चल रहा है? नहीं, एहतसाब करास्ती बोर्ड होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत, मैंने हमेशा सुनू था
कि इशू अपोजिशन बनाती है। ये वाहिद हुकूमत है जो खुद इशू बना रही है। भाई नैब पे काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनी है, उन्हें अपना काम करने दें। अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी, FIA को कहेगी मुकदमा दर्ज करे, रेस्ट कर ले, फिर उस सूरत में तो रेस्ट हो सकता है। अगर वो माजी की तरह जैसे जैदी साहब फरमा रहे थे नैब को भेज दे, वो तो एक लेंथी प्रोसीजर चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हुकूमत नैब के काम में थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी दिखा रही है, बजाय इसके कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो PTI के लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ या इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं उनमें से कितने लोग पकड़े गए हैं 4 माह के बाद। तो उन्हें मेरा ख्याल है नैब नाम भी उनका भूल गई है। इस तरह की रविश अच्छी नहीं। करप्शन का खात्मा होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन करप्शन को इंतकाम से अलग रहना चाहिए। हुकूमत जल्दी में दिख रही है थोड़ा सा। आरचोई साहब, क्या इसके कुछ और तरीक़ाकार हो सकता है? मिसाल के तौर पर मामला नैब के पास जाता है तो नैब क्या कस्टडी में ले सकती है? यानी गिरफ्तारी के अलावा हिरासत वाला जो ऑप्शन है, क्या नैब ऐसा कर सकती है? या FIA जो है वो मजीद तहकीक करने के लिए किसी को हिरासत में ले सकती है? अब मलिक रियाज साहब को बुलाया हुआ है तो उनके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो अदालत में आएंगे तो कमरा अदालत से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या एक तो वो रास्ता है ना जो आपने बताया मुबश्शिर साहब जिस पर बात कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा कोई और रास्ता भी है कि अगर मकसूद ही है पकड़ना जी गिरफ्तार जरदारी साहब को गिरफ्तार करना ही है तो कोई और रास्ता निकाला जा सकता है? मैं आपको एक अर्ज करूं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बावजूद सख्त तनकीद के, कड़ी तनकीद के, बड़ी कामयाब रही है कि उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो एस्टेब्लिश की है। इस तरह की बात मैं समझता हूँ कि ऐसी है कि जिसे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं कल भी एक प्रोग्राम में कह रहा था, उन्होंने कहा जी देखिए जी चोरों के लिए आप रियायत की बात करते हैं। मैंने कहा मैं चोरों के लिए रियायत की बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि कोई शख्स किसी पे जो भी इल्ज़ाम है उसे आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए पकड़ना है। उसे सज़ा जो देनी है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए देनी है, चाहे उसका नाम जॉन गॉटी हो, चाहे वो सिसिलियन माफिया का चीफ हो, जो भी उसका नाम हो। जब तक आप इस प्रोसेस को कानून की उस कसवटी पर परख कर नहीं चलाते और सारी दुनिया को ये तासुर नहीं मिलता कि यहाँ कानून की हुक्मरानी है, मुझे इस तरह का कोई एहतसाब नहीं चाहिए, चूँकि इससे अभी तक कोई इंतकाम नहीं है। लेकिन अगर गैर मामूली तौर पर ऐसे रास्ते इख्तियार किए गए कि फौरी तौर पर यानी चीज़ें जो अपने असल रास्ते से हटकर उन्हें इस इख्तियार किया गया, तो मेरे ख्याल में मामला ठीक नहीं होगा। आप देखें अभी क्या ज़रूरत क्या है गिरफ्तारी की। ECL पे नाम आ गए, वो लोग नहीं बाहर जाएंगे। आपने जब तक रेफरेंस तैयार, अगरचे ये सवाल आपका जो है उससे मैं पर्टिकुलरली जवाब देना चाहता हूँ कि इख्तियार नैब के चेयरमैन का है कि वो सेक्शन 24 के तहत किसी शख्स को जिसके खिलाफ इस तरह के सबूत आ चुके हो करप्शन के और करप्ट प्रैक्टिसेस के, उसे गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने बाकी लोगों को नहीं किया, अब नवाज शरीफ साहब का केस चलता रहा है, वो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, तो चीफ मिनिस्टर जो है सिंध का, उसे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? या MNA जो है। अच्छा, वैसे ये एक अलग सवाल है कि क्या इस केस की नौयत जो है वो नवाज शरीफ के केस की नौयत जैसे JIT की नौयत तो वैसे ही थी या इन्वेस्टिगेशन का अंदाज तो वैसे ही था, लेकिन क्या उसकी नौयत भी वैसी ही है केस की? क्योंकि वो बैरून मुल्क मामला थे, JIT को वहां जाकर तफ्तीश करनी पड़ी। इसमें जो सबूत हैं ज्यादा JIT के पास हैं, वो पाकिस्तान के अंदर से ही आए हैं और बहुत सारे फैक्ट्स तो इस तरह के हैं जिसको जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट जिनको कहा जा सकता है। करता हूं जी नहीं, फर्क जो है ना वो ये ज़रूर है कि एक तो जो उसके लिए इतलात आई थी, यानी इन फैक्ट जो FIR थी वो गैर बैरून मुल्क लिखी गई, पानामा के रिपोर्ट जो थी उसकी बुनियाद पर तहकीकात शुरू हुई। यहाँ मामलात अंदरून मुल्क जब उन्हें पता चला चीज़ों का और काफ़ी देर से ये चीज़ें चल रही थी, तो फिर वो कड़ियाँ मिली हैं एक दूसरे के साथ। ये केस पानामा से भी ज्यादा मजबूत केस है जी, जहां तक केस का ताल्लुक है।
और इसमें आपके पास जो जीआईटी ने जो काम किया है, देखिए आज एक बात आपको मैं शेयर करूं, जब मैं सुन रहा था तकरीरें उनकी, वो देखे जी बात तो अरबों की हो रही थी, लेकिन जनाब यहाँ तो कुत्तों की रोटी की बात कर रहे हैं कि जी उनको वो दी गई और खाना दिया गया। भाई वो कुत्तों की रोटी या इंसानों का जो लंच है उसको इसलिए बताया गया है कि जो फेक अकाउंट है जिन्हें आप कह रहे थे कि जी फलूदे वाला जाने, जी रक्शे वाला जाने, वो उन्होंने साबित किया है कि ये फलूदे वाला अकाउंट जो था या रक्शे वाले का जो अकाउंट या मुर्दा शख्स का जो अकाउंट था, उससे लॉटरी के पैसे भी जा रहे थे। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये था कि ये यानी आप ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रकम कितनी बड़ी है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कितनी बड़ी रकम है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस रकम का ताल्लुक फेक अकाउंट से है, जो कि जीआईटी की रिपोर्ट के रोशनी में सामने आया। मैं मुबश्शिर साहब की आगे रकम तो बहुत बड़ी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, वो तो 35 अरब से मामला शुरू हुआ था और अब ना जाने कितने अरब का है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर मौजूद नहीं है शायद किसी के पास। अभी आरिफ अमीर भट्टी साहब के पास और मुबश्शिर साहब के पास मैं आता हूँ, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ। कुछ इसके जो सियासी पहलू हैं, वो जो तहरीक चलाने की बात हो रही थी, बिलावल साहब कहते हैं कि तहरीक चलाएंगे, अगर आज उन्होंने इसको रद्द कर दिया, उन्होंने कहा कि तहरीक हम किसी शख्स की या किसी जाती किसी गिरफ्तारी के बायस नहीं चलाते, हम आवाम के लिए चलाते हैं, यानी उसको खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया बिलावल साहब ने। दूसरी बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मिलने का कोई इम्कान मौजूद है? क्या हुकूमत के अंदर ये कैपेसिटी है कि दोनों मिल जाएं तो इनके बोझ को या प्रेशर को सहार सकते हैं? क्या वो इसको कोई प्रेशर महसूस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बहुत सारे जो मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की स्ट्रेटजी से जुड़े हुए हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं अपने मेहमानों के सामने रखता हूँ, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुबश्शिर जैद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब और आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर जैद साहब, ये जो जीआईटी की रिपोर्ट हमारे हाथ में है, आपने भी हम श्योर इसको तफसील से देख लिया होगा, पढ़ा होगा, भट्टी साहब ने भी देखा। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर 35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन इन फेक अकाउंट्स में हुई हैं, वो हुई हैं। इन फेक अकाउंट्स से कुछ ट्रांजैक्शन जरदारी ग्रुप में हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, ओमनी ग्रुप के साथ हुई हैं। कुछ ठेकेदारों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने किकबैक्स की जो रकम है कमीशन की वो इसमें जमा कराई है, फिर वो कहाँ खर्च हुआ है, फिर वो नेक्सस है और बहुत सारी चीज़ें। क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ ये कहकर इसको रद्द कर सकती है कि ये झूठ का पलंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो कि बिलावल साहब ने स्ट्रेटेजी इख्तियार की, या उन्हें इसके कुछ हिस्सों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि ये क्या है, कैसे हुआ, या उसको डिनाई करना चाहिए और जो भी पीपल्स पार्टी समझती है, या सिर्फ ये कहकर रद्द किया जा सकता है कि जी ये झूठ का पलंदा और कुछ नहीं? देखिए, इसे रद्द तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता और जो बैंकिंग कोर्ट्स में हैं वो सारे अपने जवाबात भी वहाँ जमा करा रहे हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि इस्टेब्लिश फैक्ट है, तो मेरे ख्याल में अभी तक इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। ये JIT है और इसका एक दावा है। इस तरह के बेनामी अकाउंट्स को साबित करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब आपने ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप के ताल्लुक को जोड़ना, अदालत में साबित करना जो है वो मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो बेनामी अकाउंट्स हैं उनकी ट्रांजैक्शंस बेशक आपने ट्रेस कर ली हैं, लेकिन अभी तक जो सामने आया है, देखिए जरदारी ग्रुप में कौन है। जरदारी ग्रुप में जाहिर है जरदारी साहब हैं, उनकी बहन फरियाल तालपुर है और बिलावल, आसिफा और बख्तावर हैं। जहाँ तक इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी क्लेम करते हैं कि वो 2008 में इस ग्रुप को छोड़ चुके हैं और ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं 2010 से लेके 13-14 तक के दरमियान की हैं, तो वो उस बिना पर बड़ा मुश्किल होगा कि आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक साबित करना इस सारी सूरत हाल में। और जो इसमें सिर्फ सिग्नेटरी डायरेक्टर हैं वो हैं फरियाल तालपुर, वो बिल्कुल उसमें फंस सकती हैं। मसलन एक छोटी सी आपको मिसाल बताऊं कि बहरिया टाउन का अगर आप केस ले लें, मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक ने 7.25 अरब रुपए जमा कराए। अब मैंने उनके लॉयर से पूछा कि जनाब आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है? उन्होंने कहा कि जी हमारे खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं हो सकता, उनके बकौल,
कि हमें तो कहा गया था, हमसे तो कैश का चेक लिया गया जो हमने ज़मीन खरीदी है, वो अब जिस अकाउंट में हुकूमत या जो भी जमा कराएगा ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब हुकूमत जो है उसको इस बात का जवाब ज़रूर देना है कि जो पैसे आपने लैंड बेची बहरिया टाउन को, उसके पैसे आपने कहाँ डिपॉजिट किए। तो इसमें इसका फोरेंसिकली जो है, और ये मेरी लॉयर से, खास से लॉयर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि बहुत एक तवील प्रोसेस होगा, क्योंकि बेनामी अकाउंट खुलेंगे तो ये नहीं होगा कि बेनामी अकाउंट जरदारी साहब से ट्रेस हो गए तो सारा कुछ वो हो जाएगा। उस बेनामी अकाउंट पे आप उस बैंक तक जाएंगे, उस बैंक के स्टाफ तक जाएंगे, उसके बैंक मैनेजर तक जाएंगे, बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उन तक जाएंगे, उनके बयानात रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बहुत ही एक लंबा प्रोसेस चलेगा, अनटिल और अनलेस हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है नवाज शरीफ की तर्ज पर इसकी जो तहकीकात या केस रजिस्टर करने की जो मुद्दत है वो मुतय्यन कर दे और वो जो है वो उस तरीके से वो हो सके। मगर अभी तक जो हमारे सामने इस JIT में कुछ जो एसेट्स रिकवरी ऐसे डिटेक्ट हुए हैं, मसलन जरदारी साहब के और फरियाल तालपुर की जो जायदादें हैं दुबई में, वो जिस फ्लैट की बात करते हैं न्यूयॉर्क वाला, वो 2009 में वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने बेच दिया था और जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो है वो किसी के पास, जिसने वो खरीदा था वो उसके पास है। लेकिन बहरहाल वो फ्लैट उस वक्त क्या जरदारी साहब ने अपने अकाउंट्स में शो किया। इसी तरीके से जायदादें जो है या बुलेट प्रूफ गाड़ियों का है या बहरिया के साथ जो आइकॉन टावर का है जरदारी ग्रुप का, वो भी हमें देखना होगा कि क्या वो फरियाल तालपुर ने या जरदारी ग्रुप ने वो चीज शो की। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, मुझे ये लगता है। लेकिन वो एक और एप्लीकेशन भी एसेट्स के उसमें आकर, हाँ, लेकिन वो एक और ऐप जो मैंने गुफ्तगू करना चाही थी और मैं इस हिस्से में नहीं कर सका कि अब सियासी तौर पर सियासी जमातों के पास ऑप्शंस क्या हैं। बिलावल अपना कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? जरदारी साहब अगर दबाव में आ जाते हैं तो उनके पास सियासी रास्ता कौन सा है? PMLN के साथ मिलकर क्या करेंगे? ये तमाम चीज़ें। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर मैं जाहिद साहब और भट्टी साहब के सामने खुसूसी तौर पर ये सियासी सवाल रखता हूँ। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मुबशर साहब, खारिज इम्कान करार दे दिया उन्होंने कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक चलाएगी तो अवाम के लिए, अवाम के इशूज़ पर चलाएगी, हम अपने लिए अपनी गिरफ्तारी से बचकर तहरीक नहीं चलाएंगे। मतलब पीपल्स पार्टी कोई अब सड़कों पर आने का इरादा अब नहीं रखती, अगर गिरफ्तारी होती भी है या कोई दबाव का सामना करना भी पड़ता है। आपके ख्याल में ये पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त ये सकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि वो एक मूवमेंट बना सके, कि लॉन्ग मार्च की तरह की या एक धरने की शक्ल दे सके, या पॉलिटिकली समझते नहीं है कि ये सूदबंद होगा अभी उनके लिए? देखिए, मेरी खुद बात हुई थी, मैं भी नोडेरो में था और कमोबेश यही बात वहां हुई, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि फिर क्या लाए अमल होगा, तो उन्होंने ये कहा कि हम कानूनी तौर पर इस जंग को लड़ेंगे और इसके लिए बाहर नहीं निकलेंगे। ये बात मुझे पता थी 2 हफ्ते से कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इस पोजीशन में भी नहीं हैं कि वो तहरीक चला पाए, और उन्होंने डिसाइड यही किया है कि जो कुछ होगा वो पार्लियामान के अंदर होगा या कानूनी तौर पर जो अपनी वो डिफेंस देंगे वो ही पेश करेंगे। जाहिर है दोनों जमातें मुश्किल में हैं। नून लीग के जो दोनों टावरिंग पर्सनैलिटी हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, दोनों जाहिर है नवाज शरीफ साहब को तो सजा हो गई है, शहबाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं कैद नैब की, तो वो जो है उस सूरत में कोई तीसरा उनके पास अभी फिलहाल लीडर नहीं है कि जो आगे निकल के तहरीक चलाए। और पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है तो अभी वो वक्त नहीं आया है। देखिए, अभी हुकूमत आई है और भी चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे मेरा ये ख्याल है कि ये लोग जिस तरह से मईशत के साथ हुकूमत जो है अभी तक कोई काबिल फ़ख्र कारकर्दगी दिखा नहीं पाई है मईशत के शोबे में, तो ये मईशत जो है ये डिटर्मिन करेगी अगले 3-4 महीने में कि सूरत हाल किस तरह जाती है। ज़ाहिर है इन 3-4 महीनों में बहुत कुछ होगा। जरदारी साहब या तो नाअहल होंगे या जेल जाएंगे। नवाज शरीफ ऑलरेडी जेल में हैं, उनकी क्या अपील दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड कर पाएगा,
उनकी जो सेंटेंस है वो भी देखना होगा। शहबाज शरीफ साहब अल्टीमेटली उनका केस चलेगा। तो अभी खासा टफ टाइम है अपोजिशन के लिए अगले 6 महीने, और मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में हैं कि तहरीक चलाएं। सही है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो राना सनाउल्लाह 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं इन हाउस तब्दीली की, वैसे तो राना साहब की बात को आमतौर पर लोग सीरियस नहीं लेते, क्योंकि पिछले दौर में जब वो हुकूमत में थे राना सनाउल्लाह साहब तो इतने चुटकुले छोड़ा करते थे कि उनकी बातों को लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं इन हाउस तब्दीली सिर्फ 4 नंबर का फ़र्क है, वो 4 नंबर बस इधर से उधर कर रहे हैं तो गेम पलट जाएगी, इसके कोई आपको इम्कानात नज़र आते हैं भट्टी साहब? देखें, इसके दूर तक भी कोई आसार नहीं है। दोनों बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप इत्तेसाब और करप्शन के सकंजे में इस कदर जकड़ चुकी है कि कोई भी अवामी मुहिम चलाने की पोजीशन में नहीं। हाँ, दोनों ये एक थे, एक है। 3 दिन पहले भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ लोगों की मुलाकात हुई और उसमें जब उनके आर्गूमेंट हुए उसमें एक सिंध की अहम तरीन शख्सियत शामिल थी पीपल्स पार्टी की, जो बड़े जरदारी साहब के करीब हैं। उन्होंने जब खुद फैसला किया कि हमारे पीछे अवाम नहीं आएगी, दोनों पर करप्शन के इल्ज़ाम आता है, इतनी जल्दी सियासी मूवमेंट नहीं चला सकती जब तक कि दोनों की लीडरशिप करप्शन के एलिगेशन है। हाँ, एक बात है कि खुद मेरा ख्याल है इस वक्त कोई ख़तरा है हुकूमत को तो खुद अपने नादान दोस्तों से, कुछ जो उन्होंने गलत फैसले किए हैं, वो जो माजी में दावा करते रहे कि हम करप्शन रोज़ाना 10 से 12 अरब रुपया होता है, वो नहीं बचा सके। एजुकेशन पूरे में दुनिया पाकिस्तान में एक निज़ाम तालीम होगा, उसमें नहीं कर सके। खुद उनका अपने लिए थोड़ा सा ख़तरे है उनकी पॉलिसियाँ, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिल भी जाए, एक स्टेज पे भी खड़ी हो जाए, तो मेरा ख्याल है स्ट्रीट पावर इनके साथ नहीं होगी, क्योंकि करप्शन का शिकंजा बड़ी दूर तक इनका पीछा करेगा। और मेरी इतलात के मुताबिक तो नवाज शरीफ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ एनआर हो जाए। एक हमसाये मुल्क ने पैसों की ऑफ़र भी कर दी, लेकिन इनकी बात चल रही है, इसी वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। मरियम साहिबा भी खामोश है, वरना आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ को पकड़ा गया, अगर सियासी मूवमेंट चलाने की पोजीशन में होती मुस्लिम लीग नून, उस वक्त चला चुकी होती। ये मैं अगर ये भट्टी साहब थोड़ा समझ नहीं सका, ये बार जरदारी साहब को बुलाया गया, ये किसको ऑफर की जा रही है, किसकी जरदारी साहब को उनके नहीं, ये एनआरओ के लिए गए। नहीं, वो एनआरओ की जो आप बात कर रहे हैं कि हमसाया मुल्क की जान से पैसों की ऑफर की गई है, किसके लिए? नवाज शरीफ साहब के लिए एनआरओ की मांगा जा रहा है पैसे देकर, मतलब कीमतन 1001% मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल सुप्रीम कोर्ट से होने वाले की तरफ से पैसों की ऑफर की शुरू हो चुकी है, लेकिन बाज़ ताकतों ने इंटरफेरेंस करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा अदालतों में फैसला होगा। ये चाहते हैं प्री बार्गेनिंग की जगह से किसी और तरीके से दे दिया जाए। ये मैं इंफॉर्मेशन पे एक छोटा सा रिपोर्टर होने के नाते अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। और जरदारी साहब भी थोड़ा सा कोई दरमियाना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से बच जाएं। उनकी हुकूमत को सिंध में तो मेरे ख्याल में ख़तरा नहीं, ना ही गवर्नर राज लगेगा, ना ही गवर्नर राज के कोई ऐसे हालात हैं वहाँ। लेकिन पीटीआई को अपने कुछ नादान फैसलों से, इस लाइक के सीएम पंजाब का फैसला शायद उन्हें ले बैठे या कारकर्दगी ना करना, लेकिन दोनों जमातें मिलकर सियासी मुहिम नहीं चला सकती, ये मेरा ख्याल है। लेकिन हक उनका है पुरअमन एहतजाज। तो ये हमसाया मुल्क वही है भट्टी साहब जो जिसके साथ नवाज शरीफ साहब की दोस्ती के चर्चे रहे हैं, या कोई और हमसाया मुल्क है? देखिए, हमसाया मुल्क में ना सलमान शहबाज जब पाकिस्तान से अचानक लंदन गए, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, उससे पहले वो 3 ममालिक में गए। 3 ममालिक कोशिश कर चुके हैं और भरपूर कोशिश कर चुके हैं। पिछले कुछ 10 दिन से एक मालिक जो पिछली दफ़ा जिसने एग्रीमेंट कराया था, जो ले गया था सऊदीया, अब उसके अलावा एक और अहम मुल्क है जिसने आपके इस मुल्क की अहम शख्सियात से भी मुलाकातें की हैं। लेकिन इमरान खान के बारे में इतलात ये आ रही हैं कि वो किसी भी सूरत में एनआरओ नहीं देंगे, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन बहरहाल एनआरओ जब होता है तो बता के थोड़ा करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो हथियार बिल्कुल फेंक चुके हैं, वो कोई भी सियासी मूवमेंट चलाने की पोजीशन में नहीं रहे। सही है। अच्छा, एक सवाल बस मैं जैदी साहब से करना चाह रहा हूँ, फिर आरिफ चौधरी साहब आपके पास आता हूँ। मुझे जैदी साहब ये बताइएगा कि जैसे भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि कोई इम्कान नहीं है किसी इन हाउस तब्दीली का, और सख्त नहीं है दोनों पार्टीज में कि वो इस वक्त कोई मूवमेंट लॉन्च कर सकें, कोई तहरीक चला सकें इस वक्त। फिर अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए
तो हुकूमत को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं? यानी हुकूमत बिल्कुल प्रेशर ले ही नहीं रही ऑपोजिशन का कि पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाएंगे, हाउस को शायद चलने ना दें या कोई जलसा जुलूस करें, ये प्रेशर तो वो ले नहीं रहे। तो चैलेंजेस, इकोनॉमी उनके लिए चैलेंज है, एहतसाब करना चैलेंज है, पैसे मुल्क से वापस लेकर आना चैलेंज है। ये ऑपोजिशन बतौर ऑपोजिशन इनके लिए कोई चैलेंज नहीं है, अगर भट्टी साहब की बात को ठीक मान लिया जाए तो। जी देखिए, माशी चैलेंज ही इतना बड़ा है कि अगर उसमें ये हुकूमत फेल होती है और 3 से 6 महीने में, तो आप देखिएगा कि हमारे मुल्क में होता क्या है और लोग जिस तरह से फिर रिएक्ट करेंगे, वहां फिर इस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकती है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी तरफ बिलावल ने भी इशारा किया कि हम लोगों के इश्यूज पर बाहर निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत बजाय एहतसाब के जो है अगर मईशत पर तवज्जो दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एहतसाब के इदारे अपने काम कर रहे हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे FIA हो, चाहे दूसरे इदारे हों। तो इस NRO जो है, मतलब आई डोंट नो कि भट्टी साहब किस मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर तुर्की की बात कर रहे हैं तो क्या करेगा तुर्की फॉर एग्जाम्पल के पैसे लेके? तो क्या चीफ जस्टिस छोड़ देंगे नवाज शरीफ को? क्या जो है फौज कहेगी अच्छा जी आप दोबारा से एग्जाइल में चले जाएं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा जो है कोई भी इस वक्त स्टेप लेने की कोई भी पोजीशन में, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे कोई भी इदारा हो, क्योंकि देखें ये हुकूमत आई है करप्शन खत्म करने के वादे के साथ जी। अगर ये पूरा नहीं होता तो जाहिर है मईशत पर बोझ भी पड़ेगा, और जहां तक 200 अरब डॉलर इन्होंने वापस लाने थे वो तो हाथ झाड़ के ये बैठ ही गए हैं। बाकी इन्होंने मईशत में अभी तक किया क्या है? सिर्फ जाकर के इन्होंने पैसे मांगे हैं, चाहे वो सऊदी अरब से हो, चाहे वो जो है UAE से हो, चाहे चीन से हो। उसके अलावा मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज हुई है इकोनॉमी में कि जिससे कोई इनकलाब आने की उम्मीद हो? तो जिस कदर हमारे बड़े माशी चैलेंज है, मेरे ख्याल में ये अगर हुकूमती वज़रा खास तौर पर ये चीजें छोड़ के और अगर अपने काम मईशत पर तवज्जो दे, फैटफ का मसला इतना इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट ईयर। अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो उसके बाद तो आपकी मईशत और ज्यादा बैठेगी। इस दफा जो आपकी एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, वो बहुत प्रेशर में है, उसमें बहुत कम जो है आपकी ग्रोथ की उम्मीद है। उसके अलावा ये जिस लिए आपने करेंसी डीवैल्यू की थी और इस उम्मीद पे कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, वो नहीं हो पा रहा। तो जो इकोनॉमी को हमारे यहाँ किक स्टार्ट करती हैं वो यही 2 चीजें हैं, या ज़राअत है या एक्सपोर्ट्स हैं आपकी। अगर ये दोनों नहीं बढ़ेंगी तो हमारी मईशत पर बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आप देखेंगे कि फिर मिनी बजट की तरफ इशारा ऑलरेडी कर दिया गया है कि नेक्स्ट मंथ जो है कोई मिनी बजट अनाउंस हो जाएगा। जब प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी और लोगों में बेचैनी पैदा होगी तो फिर जो है हम कह सकते हैं कि कुछ अगर तहरीक वहरीक चलने का इम्कान है, लेकिन अभी बहुत ही क़ब्ल अज़ वक्त है ये चीज़। ठीक है। अच्छा आरिफ शोई साहब, एक लफ्ज़ हम सुनते रहे हैं कि इस्तिलाह हम सुनते रहे हैं, जब पिछला वाला पैनामा केस चल रहा था या नैब में वो मामला आ गए, रेफरेंसेस चल रहे थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। नैब कहती रही कि जी जिस पर इल्ज़ाम लगा है सेक्शन 9A5 के तहत उस पर है, उसने प्रूव करना है, और नवाज शरीफ साहब ने तो अपना मुकदमा डिफेंड ही नहीं किया, ये कहकर के जी आपने प्रूव करना है जिसने इल्ज़ाम लगाया। अब ये वाला केस जब ट्रायल कोर्ट में जाता है, नैब के पास जाता है, नैब कोर्ट में चला जाता है, FI के पास जाता है, तो अब ये सारी चीज़ें जो JIT में सामने आई हैं, इसको प्रूफ JIT के अरकान ने करना है, जाहिर है वो भी उसी फोरम पर पेश होंगे, या फिर ये जरदारी साहब ने, ओमनी ग्रुप ने और बहरिया टाउन ग्रुप ने, इन लोगों ने प्रूफ करना है जिन पर इल्ज़ाम लगा? इस केस की नौयत पनामा के केस से इस लिहाज से, हैत के लिहाज से, नौयत के लिहाज से मुख्तलिफ इस तरह है कि वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस था, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और ये केस जो है इसमें वहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी हर जगह 50-50 होता है। नैब जो इस तरह के वाइट कॉलर क्राइम में पहली बात ये है कि ये साबित करना होता है कि ये एसेट्स आपके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर, आपसे मुराद पब्लिक ऑफिस होल्डर। उसके बाद पब्लिक ऑफिस होल्डर की जिम्मेदारी होती है कि वो ये साबित करे कि जो एसेट्स हैं ये उसके अपने मीन्स के मुताबिक है, जो ज़राए उसके पास है उससे वो ये हासिल कर सकता है। अब यहाँ मामला एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का नहीं है, यहाँ सीधा सीधा एक करप्शन का मामला है कि आपके ऊपर आपसे मुराद यानी आप नहीं है, असफ अली जरदारी साहब और बाकी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने जाली अकाउंट खोलकर उनके ज़रिए पैसे जो है वो जो किक बैक्स थी
या मुख्तलिफ अंदाज में जो रिश्वत थी प्रोजेक्ट्स में वो हासिल की, और उसको फिर जाली अकाउंट्स के ज़रिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से बाहर यानी मुंतकिल किया और बाहर भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग की। अब इसमें जो है ज़्यादा जिम्मेदारी जो है इल्ज़ाम लगाने वाले की है कि वो इसी वजह से इल्ज़ाम लगाने वाले को यहाँ तक जाना पड़ा कि छोटी छोटी डिटेल जो थी वो कनेक्ट करनी पड़ी पीस बाय पीस, ब्रिक बाय ब्रिक, कि ये जनाब अकाउंट है और इस अकाउंट से आपकी ज़िंदगी के तमाम मामला चल रहे थे और आपने जो कुछ किया वो इन अकाउंट्स की वजह के साथ किया, के ज़रिए किया, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यानी ये सारी मेहनत जो की गई है कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। जीआईटी की ये मैं समझता हूँ काफ़ी वक्त लगा है जीआईटी को, और इसीलिए सारे उसे क्रेडिट दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आगे अब जाएगा अदालत के पास मामला, तो अदालत में भी जीआईटी की शहादत, एक जो कानूनी बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, अक्सर एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, और पिछले केस में ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, आर्गूमेंट किया कि जी जीआईटी की तो कानूनी हैसियत नहीं है उसकी एविडेंस की। जी। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट जिस शख्स को ये इख्तियार दे दे कि आप बैलफ हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर ये काम करेंगे, आप जीआईटी है और आप ये एविडेंस कलेक्ट करेंगे, तो वो कानूनी उसकी हैसियत हो जाती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा जीआईटी जो है उसे आप ये नहीं कह सकते कि उसकी कलेक्टेड जो शहादत है वो यहाँ काम नहीं आएगी। वो शहादत, हाँ, जिन्होंने वो शहादत कलेक्ट की है उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा। वो चूंकि वो कमेटी जो केस बहुत ऐसा नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल ठीक है, चूंकि ऐसा केस नजर आ रहा है जो पहली दफा शायद तारीखी तौर पर एक मिसाल सेट करे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और वाइट कॉलर क्राइम की तारीख में इसका अपनी मिसाल आप है। ये केस और फैसला भी इसका जो है आप देखेंगे कि वो भी अपनी मिसाल आप बड़ा बेनज़ीर। मुझे ये बताइएगा कि आप जानते होंगे कि हुकूमती कुछ वज़ारा ने यह दावा भी किया है कि जी 10 तारीख तक आप देखिएगा कि ये तो मामला सारा ऊपर नीचे हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, अपोजिशन से कुछ लोग निकल कर जो है वो हुकूमती जमा सफ़ों में आ रहे हैं। अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये इसका तरीक़ाकार क्या होगा? ये कैसे होगा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ये जो है फ्लोर क्रॉसिंग होगी, ये क्या होगा? ये कैसे होगा कि अपोजिशन के लोग जो हैं वो उठकर हुकूमत में आ जाएंगे? और आपको ये दावा दुरुस्त लगता है भट्टी साहब? देखिए, गुजारिश ये है, अब फॉरवर्ड ब्लॉक की एक स्कोरिंग बना दी गई है, 2-4 आदमी उठ के दूसरी तरफ नहीं जा सकते 8वीं तरमीम के बाद जी। लेकिन मैं एक गुजारिश करने लगा हूं, जीआईटी की रिपोर्ट किसी भी जगह जाएगी, उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने लिंक्स आसफ अली जरदारी और फरियाद साहब के साथ निकल रहे हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ खाली नहीं है नारो मांग रहे, एक और अहम तरीन शख्सियत है जिनका जीआईटी में नाम है, वो 200 से 250 अरब देने के लिए तैयार है। अच्छा, वो ये बात कर चुके हैं क्योंकि इतने एविडेंस आ गए हैं कि मैं आरिफ चौधरी साहब की इस बात को सेकंड करता हूं। ये केस चाहे नैब के पास दोबारा जाए या एफआईआर मुकदमा दर्ज करे, ठीक है सर, अब बज़ाहिर नजर में अदालतों ने फैसला करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, मुमकिन नहीं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतने लिंक्स पेश कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।